देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मेरे पास एक फोल्डर बनाता हूँ मैं। ये है मेरा एक न्यू फोल्डर। ठीक है, अब इसके नेमिंग कन्वेंशन को सबसे पहले हमें देखना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नेक्स्ट JS प्रोजेक्ट, तो ये जो मैंने लिखा है इसका जो नाम है फोल्डर का, वो नाम ही गलत है। क्यों गलत है? इसमें दो गलतियां हैं। एक गलती ये है कि ये कैपिटल से लिखा है मैंने, और दूसरी गलती ये है कि नेक्स्ट और जेएस के जो बाद है ना वो स्पेस आ रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट और जेएस, ये इस तरह नहीं लिखना है मुझे, या कोई भी नाम हो। अगर मैं इसको नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट से मिटाकर लिख देता हूँ माय प्रोजेक्ट, तो ये भी गलत लिखा है मैंने, क्योंकि ये कैपिटल है और माय और प्रोजेक्ट के दोनों के दरमियान में क्या आ रहे हैं? स्पेस। ठीक है, ये सबसे पहली गलती, ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद इसको सही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेक्स्ट, जो कि स्मॉल से लिखा है मैंने। और अगर स्पेस देना है मुझे तो मैं क्या करूँ? हाइफन लगा दूंगा, और उसके बाद मैं लिख लूंगा अपना प्रोजेक्ट। जो भी नाम है वो स्मॉल से आएगा, और स्पेसेस की जगह आप क्या यूज करेंगे? हाइफन यूज करेंगे। ये सबसे पहली बात। अब मैंने नाम सही कर लिया, अब मैं आगे चलता हूँ इसके। अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो ये फोल्डर एम्प्टी है। तो इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लूंगा। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस जी। सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। जी सर, क्लियर है। अब मेरा ये फोल्डर ओपन हो गया। मेरा ये फोल्डर ओपन हो गया। अब देखें यहाँ पर मुझे टर्मिनल ओपन करना है। जाहिर है एम्प्टी फोल्डर है तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल में मुझे यहाँ पर लिखना है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। तो ये जो है मुझसे गलती ना हो जाए, इसलिए आपको पता है मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख कर रखा है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। अब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा कि npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली। एक तो ये थी कि आप इसको डायरेक्ट एंटर करें, और दूसरी ये थी कि आप इसको डॉट लगा दें और एंटर करें। अब ये दोनों चीजें ना, इसको समझते हैं। डायरेक्ट एंटर जब आप करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपके नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत सारे फोल्डर और फाइलें बनाकर देता है वो आपको। तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपको ये किसी फोल्डर के अंदर रखना है, या ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर है इसके अंदर मैं सारी फाइलें यहाँ पर फैला दूं। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने बोला npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, तो अब ये पूछेगा आपसे कि भाई, जैसे मैंने अभी इसको एंटर कर दिया, लेटेस्ट के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैंने इसको एंटर किया, तो वो मुझसे फोल्डर के बारे में पूछेगा कि भाई फोल्डर का नाम बताएं, कौन से फोल्डर में। अब मुझे अगर एक और फोल्डर बनाना है तो मैं बता दूंगा। अगर मुझे नहीं बनाना है, मुझे इस जगह पर ही अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही अपनी तमाम की तमाम जो भी वो बना कर देता है 10 12 15 चीजें, वो यहाँ पर ही मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूँगा? डॉट लगा दूंगा। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर फैला देगा। अब इसमें भी एक कंडीशन है। अगर आप इसको बोल रहे हैं कि मेरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि यहाँ पर ही तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर ही बना दो, तो उसके लिए हमने पहले ही बात कर ली कि आपके प्रोजेक्ट जो फोल्डर का नाम है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपके फोल्डर का नाम वैसा नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? वो कहेगा कि भाई नहीं बना सकता मैं। समझ आ रही है बात? एक एक स्टेप में एक एक चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एरर्स बहुत देता है ये क्लियर हो गई आपको ये बात?
जी बताइएगा, क्लियर है जी ये? सर। सही। जी सर सर। इसे हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है सारा। कैपिटल में नहीं, स्मॉल स्मॉल लेटर में। में। स्मॉल में स्मॉल अभी है। तो बताया, स्मॉल में ना। देखिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्मॉल में, वो आपको यहाँ दिखाता जरूर है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर कैपिटल में। यहाँ तो फिर सारा कैपिटल लेटर में दिखा रहा है ना। हाँ वो यहाँ दिखाता है, इससे आप परेशान मत होइएगा। एक्चुअल में तो हमने इसको इस तरह लिखा है, देखें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस तरह लिखा है। तो ठीक है क्लियर है सर। यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ एंटर। ये दोनों बातें समझ में आ गई कि डॉट क्यों लगाते हैं, और विदाउट डॉट लगाएंगे तो वो फोल्डर के बारे में क्यों पूछता है। तो डॉट लगा देते हैं, इसको कहते हैं कि भाई ये मेरे इसी फोल्डर के अंदर जो है ना तमाम चीज़ें यहाँ पर फैला दूँ। तो मैं एंटर कर देता हूँ, अब वो क्या करेगा। वो यहाँ पर मुझसे पूछेगा कौन बनेगा करोड़पति खेलेगा मेरे साथ, और ये मुझसे पूछेगा कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो यूज करने के नहीं करने। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कि हाँ मुझे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। ई एस लेंट क्या चीज़ है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ई एस लेंट क्या होता है कि जब आप और आपके साथ कोई और उसके साथ भी कोई और, मतलब बहुत सारे डेवलपर अगर यूज कर रहे हैं। किसी की आदत है कि कोई डबल कोट यूज करता है स्ट्रिंग के लिए, किसी की आदत है कोई सिंगल कोट यूज करता है। तो अलग अलग हैबिट्स होते हैं कोड लिखने के भी, तो कोई कैसे लिखता है कोई किस तरह लिखता है। तो ESLint जो है ये एक ऐसी चीज इन्होंने दी है कि कोड को लिखने का जो बेस्ट प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड तरीका है ना वो सबके लिए बराबर हो। सब लिखें तो एक जैसा लिखें। इसका ख्याल कौन रखता है? ESLint, इसका और कोई काम नहीं है। ये क्या करता है, कोडिंग के स्टैंडर्ड को फॉलो करवाता है। और एरर्स देने में इसका भी एक अमल दखल है कि ये आपको भी एरर्स दे देकर रोकेगा कि आपने ये गलत लिख दिया, आपने ये ऐसे कर दिया। तो ESLint इसलिए इसमें डाली गई है ताकि एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करें आप और आपके जैसे दूसरे डेवलपर, ताकि जब कोड को पढ़ा जाए तो ऐसा ना हो कि मैंने कुछ लिखा आपने कुछ लिखा, काम दोनों का कर रहा है, थोड़ा सा पैटर्न उसका दिखने में अलग है मेरा अलग है, तो ये ना हो। ESLint इसका ख्याल करता है। यस कर देते हैं। टेलमेंट CSS अभी हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हम यस जरूर करेंगे इसे, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर चक्कर नहीं है कि आप अगर इसे यस कर दें तो वो आपको बोलेगा कि नॉर्मल CSS यूज नहीं कर सकते, अब टेलमेंट ही करना लाजमी है। आप समझ रहे हैं ना, टेलमेंट को मैं यस करके भी नॉर्मल CSS यूज कर सकता हूँ। तो मैं यस कर देता हूँ। यस करने से फायदा ये है बस कि टेलमेंट यूज जब हम सीख जाएंगे करना तो टेलमेंट को भी यूज कर लेंगे क्योंकि हमने यस किया हुआ है। नो करेंगे तो फिर तो टेलमेंट का कोई सेटअप ही नहीं रहेगा, वो तो फिर टेलमेंट को पहचानेगा ही नहीं बाद में। तो इसीलिए अगर आपको टेलमेंट CSS अभी नहीं आती यूज करना तो नॉर्मल CSS यूज करेंगे हम, लेकिन इसको हम अभी यस पे छोड़ देते हैं। जब हमें आ जाएगी तो हम तब तो यूज करेंगे ही ना। SRC का फोल्डर, देखिए कुछ भी नहीं है। SRC का फोल्डर और विदाउट SRC का जो फोल्डर है, जो पूरा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपका बनता है उसमें यह है कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको एक दफा और। SRC जो है आपकी बहुत सारी चीजें, अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं बनी हुई हैं बनी हुई हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें से जो ये वाली तीन चीजें हैं ना, ये वाली, इसको मैं जरा एक मिनट रुकिए, ये बंद कर देते हैं। इसमें से जो ये वाली तीन फाइलें या ये चार फाइलें, ये वाली चार फाइलें, ये बाहर मत रखो, इसको एक फोल्डर के अंदर रख दो। तो SRC का फोल्डर जब बनता है तो वो अपने अंदर ऑर्गेनाइज करके दूसरे फोल्डर्स को रख लेता है। तो मैं आपको अगर कहूँ तो ये शायद इस तरह मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक फोल्डर यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ होगा, और ये बाहर सारी चीजें फैली हुई है ना। अभी देखें यहाँ पर ये चार चीजें उठाई, एक ऐसे चार चीजें उठाकर और मैंने इसके अंदर रख दी चार चीजें। अब देखें ये फोल्डर के अंदर आ गया ये। अब जब ये फोल्डर के अंदर आया तो ये मैं कह सकता हूँ ना कि ऑर्गेनाइज हो गया। अब देखें मेन जो आपका फोल्डर जहां पर बना हुआ था वहां पर क्या हुआ कि चीजें कम हो गई और वहां पर एक फोल्डर आ गया, इस फोल्डर के अंदर वो चार चीजें बनी हुई हैं। अगर मैं ये फोल्डर नहीं बनाता तो क्या होता, तो फिर ये बाहर ही बन जाती।
समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है एक एसआरसी का फोल्डर अपने अंदर दूसरे फोल्डर्स रखकर ऑर्गेनाइज करता है। आप अगर ये हटा दें तो चीजें बाहर ही पड़ी होंगी, अगर बना देंगे तो चीजें इसके अंदर रखी होंगी। बस ये है एसआरसी का काम। अब यहाँ पर एसआरसी की डायरेक्टरी को मैं यस कर रहा हूँ। ऐप रिकमेंडेड है, ऐप को ही यूज करना है, इस पर कोई सवाल नहीं है कि ऐप को नो करना है या यस करना है, ऐप को हमेशा यस करना है। इम्पोर्ट एलियास जो है उसको नो पर रख दें, इम्पोर्ट एलियास जो है उसको नो कर दें, यस करने की जरूरत नहीं है। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन जब तक ये कर रहे हैं, देखें सक्सेस लिखा आ गया, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हो गई, वार्निंग के साथ भी हो गई। 361 पैकेजेस इंस्टॉल कर दिया, मुबारक हो। और भी पैकेजेस इंस्टॉल हुई हैं एनपीएम के जरिए, और यहाँ पर जो है वो सक्सेस लिखा आ गया। अब इससे हुआ क्या है, अगर हम सबसे ऊपर चलें तो सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमने जब इसे बोला था npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट डॉट, क्योंकि मैंने अपने फोल्डर का नाम बिल्कुल सही तरीके से रखा था, तो डॉट मेरा काम कर गया और इसने सारी की सारी 10 कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, एक एसआरसी का फोल्डर और एक नोड मॉड्यूल्स, ये सब यहीं पर बना दिया। अब ये आपको डायरेक्टली किसी फोल्डर के अंदर बन के नहीं मिली है, ये कहाँ पर मिली है आपको, ये यहाँ पर ही मिली है। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, अगला स्टेप हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर आने, पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अपने टर्मिनल को मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपको कंफर्म करना है सिर्फ कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब जो मैंने अपने फोल्डर का नाम रखा था वो, और जो आपकी फाइलें जहां पर बनी हुई हैं उसके फोल्डर का नाम नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये दोनों सेम, ये बिल्कुल सेम है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रोजेक्ट और ऊपर भी लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दोनों सेम है, तो कोई मसले की बात है ही नहीं। इसको सबसे पहले नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे फोल्डर का नाम था, और यहाँ पर हम नाम को चेक करते हैं, यहाँ पर भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सारी चीजें बनकर आ चुकी हैं। तो अब मैं मुतमईन हूँ, अब मैं अपना काम आगे का जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने पहले स्टेप में ये समझना है कि नेक्स्ट जेएस जो है वो दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जेएस जो है उसके अंदर ये जो तमाम फाइलें हैं, ये तमाम फाइलें मैं पहले ही 2 दफ़ा बता चुका हूँ, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इन फाइलों से क्या होता है, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। बस हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो नीचे की 10 फाइल हैं ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, और जो ऊपर है वो एक एसआरसी है जिससे सारी जिंदगी हमें काम करना है, जिस पर इसी के अंदर हमारा सारा जो भी होगा वो हम इसके अंदर ही करेंगे। नोड मॉड्यूल्स जो है वो आपको पता है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। एसआरसी मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, और कितने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में इसने बना कर दिया, नीचे सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, ऊपर एक एसआरसी, और एक एसआरसी के अंदर मेरा सारा काम। तो नेक्स्ट ईयर जो है उसको हम पढ़ेंगे 2 हिस्सों में। एक पार्ट हमारा होगा रिएक्ट वाला, और एक हमारा पार्ट होगा राउटिंग वाला। ये 2 हिस्से अलग अलग हैं, इसको मिक्स मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट जेएस में हम सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट्स को, मतलब रिएक्ट को। रिएक्ट के अंदर जो है हमें कंपोनेंट को समझना है, उसके बाद फिर हमें प्रॉप्स को समझना है, फिर हमें यूज स्टेट को समझना है, फिर हमें इतना ही समझना है, और कंपोनेंट को चलाते कैसे हैं, वो भी हम समझेंगे। ये 3 चीजें सर अभी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 2 चीजें हैं, और वो 2 चीजें क्या थी कि नेक्स्ट जेएस के अंदर हम देखेंगे
अपने रिएक्ट के कंपोनेंट को। तो रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उसको देखते हैं कि ये है क्या। तो अभी हम राउटिंग को देखेंगे, लेकिन अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में। पहले रिएक्ट को देख लें, क्योंकि सारे काम यहाँ से ही चल रहे हैं, तो इसलिए रिएक्ट को समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब ये जो रिएक्ट है ये बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, रिएक्ट फुल। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो कंपोनेंट्स होती हैं। कंपोनेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट है क्या, और कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, होता क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट आप सबको ज़्यादातर मोस्टली आप लोगों को पता ही है कि कंपोनेंट जो है वो एक फंक्शन होता है। फंक्शन होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अपनी फाइल की एक्सटेंशन को। उसके लिए मैं एक वीएस कोड और ओपन करता हूँ। देखें यहाँ पर एक वीएस कोड और ओपन करते हैं, जो ये एक नया वीएस कोड मैंने ओपन किया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ फाइल। इसका नाम मैं रख देता हूँ main.ts के नाम से। एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है ये। तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है इसको अभी मैं रखता हूँ, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक हेलो का फंक्शन बनाता हूँ, और इस हेलो के फंक्शन से मैं कहता हूँ कि ये मुझे जो है एक H1 लिख कर दे, जिसके अंदर लिखा हो था। तो देखिए यहाँ पर वो एरर दे रहा है। वो एरर ये दे रहा है कि जो मेरा HTML का जो H1 एलिमेंट है, HTML का जो H1 एलिमेंट है, ये समझ नहीं पा रहे इससे कि ये क्या लिख दिया मैंने फंक्शन के अंदर। इससे पहले कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं है। और अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊं तो ये उसको समझता है कि कोई वेरिएबल है शायद, जो कि बना ही नहीं है और उसको मैं यूज कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम H1, कैन नॉट फाइंड नेम था, ये सबको वेरिएबल की तरह समझ रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा है टाइप स्क्रिप्ट, जिसको फाइल के आखिर में हम लगाते हैं TS। वो है टाइप स्क्रिप्ट वाली एक्सटेंशन जिसके अंदर फंक्शन मेरे HTML के एलिमेंट को नहीं जानता पहचानता। इसके जैसी एक सिमिलर एक्सटेंशन और है टाइप स्क्रिप्ट की, जैसे कि ये देखें, ये है TS जो मुझे एरर्स दे रहा है HTML के एलिमेंट पर। एक है TSX। ये TSX जो है ना, इसमें आधा तो TS ही है, लेकिन जो आखिर वाला X है ना वो आपके HTML के लिए है। XML कह सकते हैं इसको आप। ये आपके HTML के लिए, मतलब ये एक ऐसी एक्सटेंशन है फाइल की, ऐसी एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट तो लिख सकते हैं, उसके साथ साथ HTML भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऐसी है। TSX के मतलब ये होता है, और TS के मतलब नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, जो कि आपके फंक्शन को बनाएगा लेकिन अपने अंदर किसी भी HTML के एलिमेंट को नहीं पहचानेगा। ये समझ आई आपको बात? यस Yes, सर। sir. अब देखें ये जो TS और TSX है, इसको अभी हम समझ चुके हैं। यहाँ पर इस VS कोड को मैं बंद कर देता हूँ, वापस अपने वाले VS कोड में आ जाते हैं, नेक्स्ट जेएस वाले। तो यहाँ पर मैं आ गया। अब हमें समझना है कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखें, एंडिंग पॉइंट को देखते हैं। एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है? ये है हमारा एंडिंग पॉइंट, जो कि है मेरा ब्राउजर। इतना बच्चों आउटर ना हमारी नाचियों से बटे कला करनी है रियलिटी बना के जो कि है मेरा ब्राउजर। अब जो मेरा ये ब्राउजर है ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। एक मिनट रुकिएगा।
जी, तो ये मेरा ब्राउजर है, ये एक मेरा एंडिंग पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे अपनी चीजें नजर आती हैं। उससे पहले मुझे वो चीजें मिलती हैं मेरे लेआउट की फाइल से। लेआउट की फाइल के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स चल रहा होता है। पेज डॉट टीएसएक्स चल रहा होता है। ये हमें याद रखना है कि पेज डॉट टीएसएक्स जो है उसके अंदर हम जो लिखते हैं वो लेआउट के अंदर दिखता है, और लेआउट के अंदर जो लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर के अंदर दिखता है। तो ये अभी आपको याद रखना है, पेज डॉट टीएसएक्स, लेआउट और ब्राउजर, ये आपको याद रखेंगे ना आप इसको, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी आपके लिए। अब ये पेज डॉट टीएसएक्स, लेआउट, क्या देखें, ब्राउजर को तो हमें पता ही है ना कि हमारा ब्राउजर है। ये लेआउट की फाइल और पेज डॉट टीएसएक्स, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेआउट को देखेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं पेज डॉट टीएसएक्स को कि ये क्या है जिसके अंदर हम कुछ लिखते हैं तो वो चलता है इसके अंदर और फिर वो वहां पर हमें दिखाते हैं। तो पेज डॉट टीएसएक्स को देखते हैं कि ये क्या है। देखें, आप जब अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं npm रन डेफ करके, तो npm रन डेफ के अंदर आपको वो लोकल होस्ट पर चला कर देता है आपकी एप्लीकेशन। तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको दिखती है। तो ये क्या है, ये वेब पेज है ना, जो कि बॉडी होती है आपकी। वेब पेज है ना ये आपकी। अच्छा, मैंने माइक बंद किया अभी। जी, ये वेब पेज है ना, ये आपको समझ में आती है ना ये चीज, ये वेब पेज है। जी जी जी। जी सर जी। तो जी सर। ये जो वेब पेज है, समझे, ये जो पेज है यही पेज जो है ना आपको दी गई है यहाँ पर बनाकर। एसआरसी के फोल्डर, मैंने आपको क्या बोला था, एसआरसी के अंदर ही काम करेंगे, ना उससे बाहर करेंगे, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, एसआरसी के अंदर काम करेंगे। एसआरसी को मैं ओपन करता हूँ। ओपन मैं करूंगा तो मुझे एसआरसी के अंदर मिलती है एक मिलता है एक ऐप का फोल्डर। और ऐप के फोल्डर के अंदर मुझे चीजें और मिलती हैं, फॉन्ट, फेवी आइकन, ग्लोबल डॉट सी एस एस, लेआउट और पेज डॉट टी एस एक्स। बंद करता हूँ, ये चीजें गायब हो जाएंगी। ओपन करूंगा, ये चीजें आ जाएंगी। तो एसआरसी के अंदर ऐप है। और मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी कि जो ऐप होता है, हम नेक्स्ट जेएस को पढ़ेंगे, मैंने ऐसा कुछ बताया था, नेक्स्ट जेएस को पढ़ेंगे। इसमें हम एक रिएक्ट को देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे राउटिंग को। तो ये दोनों अलग चीज़ है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हम राउटिंग नहीं देखेंगे। ये मैंने आपको ये बात बताई थी। तो क्या होता है कि जो ये राउटिंग है, ये राउटिंग सारी की सारी होती है आपके ऐप के फोल्डर में। अब राउटिंग जो है ना उसको आप इस तरह समझें कि राउटिंग कुछ नहीं होता, आपका पेज होता है। राउटिंग कुछ नहीं होता, आपका पेज होता है। मतलब आप एक राउट बनाते हैं, उसके अंदर आप एक पेज डॉट टीएसएक्स बनाते हैं ताकि आपको एक पेज नजर आए। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जब मैं npm रन डेफ करता हूं तो ये मुझे एक नेक्स्ट जेएस का पेज दिखाता है, लोकल होस्ट 3000 पर दिखाता है ना। जी तो वो पेज भी मुझे कहीं से तो मिल रहा है। तो वो वाला पेज जो है उसका रिस्पॉन्सिबल है ये, मतलब उसने भी अपना एक राउट बनाया हुआ है जो कि ऐप के अंदर
पेज डॉट टीएसएक्स की शक्ल में आपको मिल रहा है। ये जो पेज है, इसको आसान तरीके से समझने के लिए, अपनी लॉजिक बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि पेज का नाम क्यों रखा पेज, क्योंकि वो पेज है, वही पेज जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये जो वेब पेज है, यहाँ पर जो पेज है, ये वही पेज है। इसको अपनी लॉजिक है, ये आपकी कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, अपनी आपकी बनाई हुई लॉजिक है कि ये जो पेज यहाँ पर लिखा हुआ है और जो पेज मुझे दिखता है, ये पेज यही पेज है। तो पेज डॉट टीएसएक्स, जितने भी पेजेस मैं बनाऊंगा, मैं उतने के जो पेजेस हैं आपके, आप उसको इस तरह अपनी खुद की बनाई हुई लॉजिक में इस तरह समझें कि जो पेज आपने बनाया, वो पेज जो है वो आपने अपने वेब पेज के लिए बनाया है। और देखें, मैं आपको अगर ये बोलूं, देखें मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए इधर आ जाता हूँ, खाली वीएस कोड में। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं एक फाइल, इसका नाम मैं रखूं index.html, और इसके अंदर मैं बना दूं, कुछ भी लिख दूंगा मैं बाद में। एक फाइल और बनाऊं, इसका नाम मैं रखूं, इसका नाम मैं रखूं file2.html, और एक फाइल में और बनाऊं, इसका नाम मैं रखूं file3.html। तो 3 फाइलें बन गई ना। हेलो। जी बिल्कुल, आराम आराम से बन गई। अब जी सर। ये जो 3 फाइलें हैं, ये 3 अलग अलग फाइलों को मैं खोलूंगा तो लाइव सर्वर पे ये तीनों अलग अलग दिखेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि HTML वाली फाइल एक ही फाइल है, ये ना दिखे मुझे या ये ना दिखे मुझे। अलग अलग फाइलें हैं ना तीनों, अलग अलग अलग। अलग सब बन गई। लाइव सर्वर पर जब ओपन करूंगा तो अलग अलग दिखेंगी तीनों फाइलें मुझे। अभी तो पढ़ के गए, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? ये देखें, अगर जी मैं यहाँ जी पर सर, ऐसा ही है। नहीं नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। HTML हो गया ये, या फाइल 2 में अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बोलूँ तो ये बोलेगा कि मैं यहाँ पर फाइल 2 वाली फाइल हूँ। ये कहेगा कि यहाँ पर मैं फाइल 3 वाली फाइल हूँ। और इसको जब मैं अलग अलग खोलूंगा लाइव सर्वर से तो तीनों फाइलें अलग दिखेंगी मुझे। ये देखें, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, वह 3 लाइव सर्वर खोलेंगे भी। तो HTML वाली फाइल तो खुल गई, चलें ठीक है। ये HTML वाली फाइल है। उसके बाद और फाइल्स अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पर मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ। कॉपी पाथ कर लेते हैं, यहाँ पर आकर ये वाली फाइल भी ओपन कर लूंगा। तो मेरा आपको बताने का असल में मकसद ये था, यहाँ से कॉपी पाथ करके इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं, कि ये 3 अलग अलग फाइलें हैं। HTML वाली फाइल, फाइल 3, फाइल 2, ये तीनों अलग अलग फाइलें हैं, मतलब 3 अलग अलग पेजेस हैं। ये पेज अलग है, ये पेज अलग है, ये पेज अलग है। तो ये जो पेज है ना, इसके बारे में बात हो रही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट जेएस वाले वीएस कोड में। यहाँ पर जब आप npm रन डेफ करते हैं तो आपको लोकल होस्ट के ऊपर एक पेज नजर आता है, उसके ऊपर कुछ चीजें बनी नजर आती हैं। तो वो जो चीजें होती हैं वो इस पेज डॉट टीएसएक्स से रिलेटेड होती हैं। समझ आ रही है बात? वो जो पेज है जी। उसका पेज डॉट टीएसएक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या मेरे पास कोई और पेज है अभी? नो सर। है ही नहीं, बनाना पड़ेगा। अभी नहीं है मेरे पास, एक ही पेज है, पेज डॉट टीएसएक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही पेज है। बनाना पड़ेंगे मुझे। तो वो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो राउटिंग में आएगी सारी चीजें। अभी हम राउटिंग को नहीं देख रहे, अभी हम कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है। तो एक पेज है, मैं मुझे ये पता चला कि मुझे एक पेज तो मिलता ही है, पेज डॉट टीएसएक्स। अब मैं पेज डॉट टीएसएक्स को ओपन करता हूँ, देखूँ तो इसके अंदर क्या है। तो पेज डॉट टीएसएक्स को जब मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ, देखें इसको, तमाम की तमाम चीजें मिटा देते हैं, मिटा दी। पेज डॉट टीएसएक्स खाली है अभी। अब पेज डॉट टीएसएक्स में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा कंपोनेंट या फंक्शन। फंक्शन और कंपोनेंट में फ़र्क बताएं। फंक्शन जो टाइप स्क्रिप्ट में बोलते हैं, कंपोनेंट नेक्स्ट में बोलता है। सर कंपोनेंट में H1 का एन के HTML यूज होती है। सर टाइप एक टैग स्क्रिप्ट में हम फंक्शन कहते हैं कोड और रिएक्ट में करवाता हम है। कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट एक ऐसा फंक्शन है
जिसके अंदर तो आप HTML HTML यूज कर, रिटर्न करते हैं। HTML यूज कर सकते हैं इसमें। उसके रूल रेगुलेशन अभी हम फंक्शन समझ लेंगे कि वो क्या कैसे करता है। लेकिन अभी समझने के लिए तो यही है कि कंपोनेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि HTML को समझता है। तो है तो फंक्शन ही ना, है तो अल्टीमेटली फंक्शन ही ना। तो फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? FUNC फंक्शन लिखा, और फिर फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम मैंने होम लिखा, और सजेशन बंद कर देता हूँ मैं। होम लिखा और एक फंक्शन बना दिया। अब जो ये फंक्शन है, ये वाला जो मेरा फंक्शन है, इसके बारे में कुछ रूल रेगुलेशन भी है। मैंने आपको बोला ना, नेक्स्ट में रूल्स बहुत हैं। काम शुरू किया नहीं था कि फोल्डर का रूल सबसे पहले पकड़ा दिया इन्होंने कि फोल्डर ऐसे बनाए, स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लगाए यहाँ पर। तो रूल रेगुलेशन बहुत है, तो इसके भी थोड़े से हैं यहाँ पर नखरे, इसको भी देखना पड़ेगा आपको, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है, ये सबसे पहले ये बोलता है, ये सबसे पहले ये बोलता है कि जो फंक्शन का नाम है वो पास्कल केस में होगा। ये सबसे पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल ये है, ओहो ये सजेशन आ रही केमिल केस में होगा। उर्दू में भी सजेशन देता है, अच्छा। यार क्या चीज है, वो लिख रहा है केमिल केस में होगा। जबरदस्त। चलें, तो फंक्शन का जो वो नाम आपके साथ लड़ रहा है। फंक्शन का जो नाम है वो पास्कल केस में होगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम इसे, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। और जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि ये रिटर्न करेगा सिंगल HTML एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को। ये 3 रूल हैं इसके। फंक्शन का नाम पास्कल केस में होगा। क्या हमने ये वाला रूल फॉलो किया? जी बिल्कुल होम किया है। पेज पड़ा। होम लिखा है हमने। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने किया है इस फंक्शन को? नहीं किया। नो सर, यहाँ नहीं किया। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। असल में ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने फंक्शन का नाम होम। ठीक है, ये दूसरा रूल फॉलो हो गया। तीसरा क्या कहता है? रिटर्न करेगा सिंगल HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर रिटर्न तो लिखा हुआ है नहीं, हमें लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न लिख लेते हैं, रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेगा? HTML। तो HTML में पैराग्राफ बना लें, H1 बना लें, कुछ भी बना लें। तो मैं यहाँ पर H1 बनाता हूँ, और H1 को मैं कहता हूँ कि ये जो है, कहे आई एम होम पेज, ये कहे। ठीक है, तीनों रूल फॉलो हो गए। ठीक है, हो गए। पेज डॉट TSX की बात हो रही है अभी। सर और रिटर्न जो है वो राउंड ब्रैकेट में करेगा। ज़रूरी नहीं है राउंड ब्रैकेट, अभी हम देखेंगे कि क्यों लगाते हैं। अभी बात तो ये थी कि रिटर्न करेगा सिंगल HTML एलिमेंट। अगर मैं 2 एलिमेंट लिखूं तो कैसा रहेगा? तो 2 एलिमेंट लिखने के लिए मुझे यहाँ पर डिव बनाना पड़ेगा। एक H1 बनाकर लिखना पड़ेगा कि आई एम सेकेंड। अब ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर मुझे क्या दे रहा है? ये एरर मुझे देता है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ये उर्दू में ये बोल रहा है कि रिटर्न सिंगल HTML एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, चाहे ये वाला H1 करेगा या ये वाला H1 करेगा। तो एक ही करेगा, दो नहीं करेगा, दो भी नहीं नहीं। था भाई, अगर हम इसको अगली लाइन में लिखे H1 तो ले लेगा, या तब भी बिल्कुल, नहीं लेगा? बिल्कुल। तो अगली लाइन में अगर मैं H1 लिखूं, यहाँ पर, ये गलत आ गया थोड़ा।
यहाँ पर अगर मैं H1 लिखूं और यहाँ पर मैं लिखूं आई फिर एम भी नहीं लेगा। सेकेंड, तो ये फिर भी नहीं लेगा, ये वही और सिमिलर अगर एरर देगा। इसको करने का तरीका है, लेकिन अभी तो हमारे रूल के हिसाब से हमें देखना है कि रिटर्न क्या करेगा, सिंगल ठीक है HTML एलिमेंट। एक सवाल मेरा ये है, अगर हम H1 की जगह P का टैग लगाएं तो हाँ, वो भी तो एरर देगा? P स्पेशल थोड़ी है, वो भी तो एलिमेंट ही है। जैसे वो ये तो नहीं, खाली H को हम रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए अब भी देगा, यानी कि सिंगल HTML का कोई। अच्छा। सिंगल HTML एलिमेंट रिटर्न करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? साइकिल। अब हम क्या करें, यस सर। इसको इसको देखें भी ना कि बनाया क्या, कैसा दिखता है, ये दिखने में है कैसा। तो चलाते हैं तो इसको। ताबई ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे फंक्शन से पहले? एक्सपोर्ट के साथ नहीं होता, इंपोर्ट के साथ होता है कि इंपोर्ट आप टॉप ऑफ द फाइल में आप इंपोर्ट लिखते हैं। एक्सपोर्ट तो नीचे कर लिख सकते हैं आप, मसला नहीं है। या तो एक्सपोर्ट आप फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने मॉड्यूल्स में पढ़ा ही था। तो इसे चला कर देखते हैं कैसे चलाएंगे। वही पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं इसको बोलूँगा npm run dev। लोकल होस्ट 3000 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जाहिर है ये कंपाइलेशन स्टार्ट अभी नहीं करेगा। ये कब करेगा, जब मैं लोकल होस्ट को ओपन करूँगा। रेडी होने दें इसे। और ये रेडी हो चुका है। अब लोकल होस्ट को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो कंपाइलेशन स्टार्ट कर देगा और मुझे मेरे ब्राउज़र पर भी ले जाएगा। तो ब्राउज़र मेरा आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि कंपाइल करता है वो चीज़ें। कंपाइलिंग हो रही हैं यहाँ पर, हम देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा है ये। टर्मिनल को मैं ओपन कर लेता हूँ, देखें। कंपाइलिंग हो रही है। कोई बहुत मुश्किल काम दे दिया लग रहा है मैंने इसको। सही है, हो गई कंपाइलेशन। कंपाइल हो रही है। और बाकी गेट टू, ये गेट रिक्वेस्ट 2000 के मतलब होता है ऑल इज वेल, मतलब सब सही है। सही है, 200,000 नहीं, 200 के मतलब होता है ऑल इज वेल। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है आई एम होम पेज। जी। अब ये आपको ये बात समझ में आई कि पेज डॉट टी एस एक्स जो है उसमें हम जो लिखते हैं वो होता है एक कंपोनेंट। और पेज डॉट टी एस एक्स जो है वो असल में हमारा पेज ही है। ये जो पेज है ये हमारा पेज ही है। तो पेज डॉट टी एस एक्स इसका नाम है, और ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो पेज डॉट टी एस एक्स जो है वो आपने देख लिया। अब इसको एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी हम लेआउट को नहीं देख रहे, सिर्फ पेज डॉट टी एस एक्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ रहते हुए हम कंपोनेंट को भी देख पा रहे हैं। तो कंपोनेंट का जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि रिटर्न सिंगल HTML एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट रखने हो तो फिर क्या करें, बताएं सलमान भाई, क्या आपके दिमाग वो में आता पता है? है क्या, फंक्शन है ना, तो फंक्शन को सिर्फ वो कॉपी पेस्ट मारेंगे जो हम रिटर्न करा रहे हैं, और फिर हम उसको लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अभी बता रहे थे ना आप बीच में, या अगर कल मैं सर आपको बुला रहे थे। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने एक हेडिंग लिखी और ये एक HTML का एलिमेंट है ना। अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा, ये भी एक HTML का एलिमेंट है। अब दो दो HTML के एलिमेंट हो गए, ये और ये। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक डिव बना दें और उस डिव के अंदर इन दोनों को रख दें, तो ये जो डिव है इसके अंदर मैं दो से ज्यादा चीजें रख सकता हूँ, 10,000 चीजें भी रख पाऊंगा। लेकिन मेरा डिव तो अकेला ही है ना, HTML एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, सही पेरेंट सही एलिमेंट बन सही जाएगा सही ना। सही। तो इसको भी तो एक ही एलिमेंट चाहिए ये। यानी कि ये लॉजिक लगा रहे हैं हम यहाँ पे। सर जी, सर हम एम्प्टी एलिमेंट भी दे सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एम्प्टी एलिमेंट की, बिल्कुल। तो जी अभी फिलहाल ये है कि डिव
एक ही एलिमेंट चाहिए ना इसको, रिटर्न सिंगल HTML एलिमेंट। तो हम कहेंगे भाई div रिटर्न कर दो। div रिटर्न, उसके अंदर जो लिखना है मैं लिखता रहूंगा, तुम्हारी आधी और तुम्हारी डिफ के अंदर मर्जी, हम कुछ भी आधी लिख दें। हमारी। बात है। हाँ, सही गुड। है। तो इसको क्या करते हैं, H1 को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर एक div बनाते हैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक div। अभी आपको एक मजे की बात बताऊं। एक मिनट रुकिएगा। देखें तो div लिख दिया हमने। अब जब div लिखा तो ये जो div है इसके अंदर तो हम चीज़ें रख सकते हैं ना, तो हमने H1 को रख दिया। और div को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, मैं इसको नीचे भेज देता हूँ। यहाँ पर इसको भी नीचे भेज देता हूँ, और यहाँ पर एक पैराग्राफ आप कह रहे थे बनाने, तो मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, आई एम पैरा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अब ये कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने दे दी। उसको क्या चाहिए था? उसको ये चाहिए था कि रिटर्न करो सिंगल HTML एलिमेंट को। वो सिंगल HTML एलिमेंट जो है वो हमने रिटर्न करवा दिया, उसके अंदर मैं जो भी लिखूँ मेरी मर्जी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखें अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आई एम दो होम एच टी पेज, एम एल आई एम पैरा। एलिमेंट आ गया। और भी आ सकते हैं ना, अब तो समझ में आ गया कि कुछ भी लिख दो। जी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, देखें कोई हर्ज नहीं है, अगर डिफ बनकर आ जाए तो डिफ परेशान थोड़ी करता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि अपनी चीज़ें डिव में रखना है तो आप रख लें डिव में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। इंस्पेक्ट करते हैं, ये आपकी HTML ओपन हो गई। इस HTML की बॉडी को ओपन करूंगा मैं, तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, देखें इस बॉडी के अंदर ये डिव है, ये वाला। ये जो डिव है, इस डिव को जब मैं ओपन करूंगा जो इसके अंदर H1 और P है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये डिव क्यों आ गया, नहीं बनाना मुझे, तो उस सूरत में देखें ये आपको अभी भी परेशान नहीं कर रहा ये डिव। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस जो मैंने लिखा है वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर होता है एक फ्रैगमेंट, इसको हम कहते हैं रिएक्ट के फ्रैगमेंट है ये, एम्प्टी। इसको एलिमेंट कह लें आप, लेकिन इसको फ्रैगमेंट ही बोलें। तो उसके अंदर चीज़ें कुछ एम्प्टी नहीं आती। एलिमेंट भी कहते हैं आप, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट भी कहते हैं जी, रिएक्ट के फ्रैगमेंट है ये। तो ये एलिमेंट के लिए ही है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट वगैरह सारे ऐसे ही होते हैं। तो क्या ये अब चलेगा? इसको रिफ्रेश करूँ मैं। यहाँ पर आपको कोई डिव नजर आ रहा है H1 और P के ऊपर नीचे? H1 के ऊपर या P के नीचे डिव कोई नजर आ रहे? नो सर। नहीं आ रहे। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी मर्जी है, आपको अगर डिव बुरा लग रहा है तो आप डिव मत बनाए, फ्रैगमेंट बना लें। बस यही है। सही है। जिसको ये ऑप्शनल है। हाँ ये ऐसे खुद रखना है सेक्शन ऐसे बना विदाउट लें, ऑडिट। वैसे रखना है वैसे बना लें बल्कि डिव। ये मेरे ही सवाल का जवाब हो गया ना, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि डिप की स्पेलिंग, उसी का जवाब हो गया बहुत जबरदस्त। चलें ये भी हो गया। अब हमने यहाँ पर वो भी देख लिया, रिटर्न सिंगल HTML एलिमेंट। अब कंपोनेंट में जो चीज़ें हमें समझनी थी वो चीज़ें तो हमने समझ ली। अब बारी है इसको समझने की, कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसको समझ जाएंगे आप। आप इसमें थोड़ा सा वो भी बता देना कि वो जो कल बिलाल सर बता रहे थे, नई फाइल बना के नई फाइल, उसके बाद वो उसको इम्पोर्ट भी करवा रहे थे। अभी वो करते हैं उन्होंने ना, वही तो, शॉर्टकट की। वही वही हम समझने लगे हैं। वहीं आ रहे हैं बस सर। वही हम समझने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि पेज डॉट TSX जो है वो मेरे पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं यहाँ पर करने ये लगा हूँ कि आपको मैं लेकर चल रहा हूँ वापस अपनी टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में। देखें यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये तीनों फाइलें यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब जो ये मेरा मेन डॉट TS है, इसके अंदर देखें मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है हेलो। ये जो हेलो है ये console डॉट लॉग करवा कर देगा मुझे
एक हेलो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ट्रिक पता है क्या है। ये console डॉट लॉग जो है ये यहां से नहीं होगा। ये एक और फंक्शन है आपका जो कि कहता है रियल हेलो। रियल हेलो को ज़रा मैं ऐसे कर देता हूँ। और इसके अंदर console डॉट लॉग होगा। और ये जो रियल हेलो है ना ये मैं चलाऊंगा इसके अंदर। अब अगर मैं इस हेलो को चलाऊंगा अपने ग्लोबल स्कोप में तो मुझे console डॉट लॉग दिखेगा या नहीं दिखेगा ये बताएं। जी सर, दिखेगा। तो उसको आप रिटर्न क्यों नहीं लिख रहे? आप रिटर्न भी तो लिखिए। रिटर्न कहाँ से आ गया सलमान भाई, टाइप स्क्रिप्ट में वो हम। बीच में, जी जी बीच में रियल हेलो को बाहर फेंकेगा तो ही तो वो करेगा। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे जी, इससे पीछे हम रिटर्न नहीं लिखेंगे। हैं। रिटर्न क्यों लिखेंगे यहाँ पर, कंसोल करा रहा हूँ ना मैं। टाइप स्क्रिप्ट में वापस आए, वापस आए, नेक्स्ट जेस से बाहर निकले। अब टाइप जैसे स्क्रिप्ट। मजदूर के अंदर यही तो मसला है, सारी चीजें उसके इतना सा दिमाग है, वो सारी चीजें मिक्स हो जाती देखें ये एक आप में से किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है क्या भाई। देखें ना, एक हेलो फंक्शन है, हाँ सर। उसके अंदर रियल हेलो चल रहा है और रियल हेलो एक फंक्शन है जो कि कंसोल कराता है। तो मैंने हेलो फंक्शन को चलाया, इसके मैं ज़रा आपको फ्लो समझा देता हूँ। आपने ये चलाया है तो ये चलेगा। जब ये चलेगा तो उस अपने अंदर इसको चलाएगा। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ से console डॉट लॉग चल जाएगा। ऐसे चल रही है कहानी, ये और ये इसके बाद ये पूरा console। ऐसे चल रही है कहानी, सर ये क्लियर है। कॉल कॉल बैक की तरह है ना? कॉल बैक नहीं, आप इसको मुश्किल मत करें, बहुत इजी है। आप इसको इस तरह ही समझें कि एक फंक्शन के अंदर मैंने console डॉट लॉग नहीं चलाया, उस अपने फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को चलाया और दूसरे फंक्शन के अंदर console डॉट लॉग है। सही है, क्लियर है। जी। तो जब जी। मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा ना। मैं आपको जी। इसको चला कर दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। है। सर क्या पढ़ा रहे हैं? जी जी, टाइप स्क्रिप्ट में हेलो कर रहे हैं। देखें तो यहाँ पर इसको मैं कहूँगा कि नोड मेरे मेन डॉट जेएस वाली फाइल चला दो। तो वो हेलो चला रहे। आपको फ्लो समझ में आ गया पूरा कि कौन सा वाला कैसे चला, सब समझ में आ गया। ठीक है, एरर्स को मत देखें यहाँ पर, एरर ऐसे देखें। हेलो ये ऐसे चला तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर चला, ये बता रहा था मैं आपको। चला सकते हैं ये बता रहा था, चला भी आपने देखा है। तो अब देखें ये कंपोनेंट, वापस नेक्स्ट जेएस में आ गए हम। वापस आ गए नेक्स्ट जेएस में। ये जो कंपोनेंट है जो कि फंक्शन का कजन है तो फंक्शन की नस्ल से ना ये भी। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फंक्शन वाली ही रखता है ना ये अपने अंदर। तो अगर मैं एक और फंक्शन चलाऊं और उस फंक्शन को इसके अंदर चला दूं तो उस फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन में मैं जो भी लिखूंगा उसको भी तो ये चला कर देगा। समझ रहे बात को आप। नहीं जी समझ सर, रहे। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम करेंगे तो शायद समझ में आ जाए, हो सकता है। हम्म। तो
हम बना लेते हैं एक और फंक्शन, और उस फंक्शन को हमें यहाँ पर चलाना है। तो देखें, अब मैं ये करूँगा कि मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन, और ये जो फंक्शन है, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि ऊपर वाला फंक्शन अलग है, नीचे वाला अलग है। आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। ये जो फंक्शन है, वो फंक्शन, उसका नाम है पैरा फंक्शन है ये, ठीक है। या इसका नाम है ताहा फंक्शन है ये। और जो ये ताहा फंक्शन है, ये रिटर्न करता है एक फ्रैगमेंट को। तो ये जो फ्रैगमेंट है, इसके अंदर आपने लिखा है एक H1 में माय नेम इज ताहा, ये आपने लिखा है। अब ये वाला जो फंक्शन आपने बनाया, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर, आई एम पैरा का कोई काम है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको चला दूँ इस जगह पर, अपने इस फंक्शन में, तो वही सिनेरियो बन जाएगी ना जो अभी हम टाइप स्क्रिप्ट से देख कर आ रहे हैं। console डॉट लॉग हेलो, एक फंक्शन है, उसके ऊपर दूसरा फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं अपने इस फंक्शन में चला दूं, दोबारा देखें। एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर चला दूं तो चल जाएगी। भाई ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं, सारी चीजें चल जाएंगी, मतलब एक ही है वैसे तो सारी, क्या, H1 माई नेम इज ताहा, तो ये चल के आपको मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? हेलो। यस जी सर। सर। जी सर, समझ गए। तो समझ आ रहे हैं। ये जो ताहा है, इसको चलाते हैं। अब देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे चला दिया। देखें, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि वो एरर जो है ना वो क्यों आ रहा है, आप समझ जाएंगे। ये अगर मैं, मेरा एक हेलो वाला फंक्शन है, इसको मैं चलाता हूँ यहाँ नीचे, ये मैंने इसको यहाँ पर चला दिया, और इस हेलो को मैं कहता हूँ कि console डॉट लॉग करके इस हेलो के अंदर जो भी रिटर्न होकर चीज़ आए वो मुझे दिखा देना। सही है, ऐसे लिखते हैं ना ये। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर मैं लिखूं ताहा, तो ये मुझे ताहा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सर वेरिएबल में सेव करवाना पड़ेगा। कैच करना वेरिएबल पड़ेगा ना वहाँ में पे। हाँ सेव देखो कर सर। नहीं करवाना नहीं, कैच पड़ेगा। नहीं करेंगे। ऐसे भी वो दिखा देता है, लेकिन चलें वेरिएबल में रख देता हूँ मैं, ऐसे भी रिटर्न कराएंगे तो कैश भी तो करेंगे ना, यही तो बताया। सर दिखा देगा सर। दिखा देता है। ऐसे देखें वैसे देखें, console डॉट लॉग दिखा देता है। वैसे आपको यूज़ करना है हम्म। अगर उस रिटर्न की वैल्यू को, तो आप वेरिएबल में तो कैच करते हैं। वेरिएबल में सेव लेकिन करेंगे। हाँ, अभी आपको इस तरीके से, अभी कंफर्टेबल है आप इस तरीके से, कि आपको समझ में आ रहा है कि console डॉट लॉग ए करूंगा तो मुझे ताहा दिखा देगा वो। जी सर दिखा देगा। दिखा देगा। अब मुझे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब वो दिखाएगा,
सर मैंने ये पढ़ा था कि अगर एक वन लाइन ऑफ कोड है तो उसके लिए पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं लेकिन होती जब यहाँ अभी शॉर्ट लॉजिक कोड। अभी लॉजिक समझ आ जाएगी आपको। लॉजिक यही थी, एरर आने की वजह यही है कि रिटर्न के सामने बिल्कुल सर, अगर जब आप सम लिखेंगे ताहा तो वो आपको दिखा देगा, लेकिन जब रिटर्न है बिल्कुल। लाइन नंबर 7 में, अब रिटर्न के नीचे अगर आप लिखेंगे ताहा तो वो ताहा कहाँ चला गया? हाँ हाँ नहीं, सर, आप सही कह रहे हैं, ये एक दफा मेरा एरर आ चुका है सर। सही। तो ये ताहा कहाँ चला गया? ये लाइन नंबर 8 में। अब रिटर्न क्या हो रहा है ये बताएं? कुछ भी नहीं हो रहा है रिटर्न। एम्प्टी, खाली, अब कुछ मिला ही अगर नहीं अब उसको। अगर मुझे मुझे अगर जैसे कि यहाँ पर चीजें रखी हैं और मुझे चीजें चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना रखो। अब भले वो चीजें जो है वो इस तरह ना हो, वो हो इस तरह। दो तो ऊपर वाली लाइन में, दो नीचे वाली लाइन में, दो उसके नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये इसी तरीके से है कि मैं कुछ भी ना करूँ, रिटर्न को मैं बोलूँ, रिटर्न से मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे ब्रैकेट को रिटर्न करो। अब समझिएगा बात को। और ब्रैकेट को मैं क्लोज कहाँ पर करूँगा? तहा की बात कर देता हूँ। अब वो रिटर्न यहां से लेकर नीचे तक उसकी पहुंच हो गई। अब वो ब्रैकेट की वजह से वो नीचे तक पहुंच पा रहा है। अब अगर मैं तहा को लाइन नंबर 8 की जगह लाइन नंबर 10 पे भी कर दूं ना, तो ब्रैकेट ओपन यहाँ पर हुआ है और क्लोज यहाँ पर हुआ है, तो ये इस पूरे को पकड़ के रिटर्न करवाएगा। तो ये एरर वहां पर इसलिए आ रहा वो है। ये ब्रैकेट एरर लगा वहां रहे पर आ थे। रहा है कि जब आप यहाँ पर कहते हैं विदाउट ब्रैकेट, जब आप इसको कहते हैं विदाउट ब्रैकेट यहाँ पर, तो आप रिटर्न करवा रहे हैं असल में एक आपने फ्रैगमेंट कर दिया नीचे। अब आप खुद बताएं ना कि वो रिटर्न क्या करवा रहे हैं। आपने बोला कि JSX रिटर्न करवाएगा, ये एलिमेंट कुछ HTML रिटर्न करवाएगा, लेकिन आप रिटर्न क्या करवा रहे हैं इस जगह पर? ये रिटर्न क्या कर रहे हैं आप ये बताएं? कुछ भी नहीं, खाली एम्प्टी इस सर जगह अगर पे। आप अभी ये हटा दें मैं JSX अभी डॉट मैं एलिमेंट। अभी मैं अभी विदाउट आपको विदाउट राउंड ब्रैकेट चला कर दिखाता हूँ, ये एरर नहीं आएगा। लेकिन लॉजिक अगर आपको समझ में आ गई तो ये भी समझ आ जाएगी। यहाँ पर रिटर्न आपने क्या कराया? आपने यहाँ पर रिटर्न के सामने कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो वो क्या रिटर्न कराएगा? कुछ भी नहीं है, रिटर्न के सामने कुछ है ही नहीं लिखा। आप अगर इसको बोलें कि भाई ये वाला फ्रैगमेंट रिटर्न करा दो, अब देखें कोई एरर है? नहीं है। फ्रैगमेंट ओपन हुआ यहाँ पर, अगर मैं और क्लोज हुआ नीचे, तो वो अब एरर नहीं दे रहा है, अब चल रहा है। समझ आ रही है बात? जी सर सर। सही है। तो आपको ये बात अगर समझ। नीचे हुए तो यानी कि उसने उस लाइन को काउंट किया। जी जी जी, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को वो काउंट करेगा ना, जी इस जी 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 जी, इसलिए। ठीक है। तो क्या भाई? क्या भाई, फ्रेगमेंट को नीचे करिएगा वापस। जब मैं फ्रैगमेंट को नीचे करूंगा तो रिटर्न के सामने तो कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। राइट। अब वो अब ये अब 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 यहाँ पे ब्रैकेट लगाइएगा, राउंड ब्रैकेट, राउंड और नीचे ब्रैकेट क्लोज लगाएं, करिएगा। राउंड ब्रैकेट लगाएं या फ्रैगमेंट लगाएं, बात एक ही है। अच्छा, आपको बात रिटर्न एक ही के है। सामने कुछ लिखना है, तो आप इसको दे दें कि भाई ये फ्रैगमेंट यहाँ से ओपन हुआ है और इसको खींच के मैं नीचे तक लेकर जाऊं, तो अपने आप को ओपन ये यहाँ से कर रहा है लेकिन क्लोज यहाँ पे कर रहा है, तो इसके दरमियान जो भी आए ना उन सबको रिटर्न करना है। मैं उससे ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये मैंने दे दिया है, ये मैंने यहाँ पर राइट। ओपनिंग ब्रैकेट दे दी है, तो इसको अभी ओपन यहाँ पे किया, क्लोज में यहाँ पे कर रहा हूँ, बीच में और चीजें भी लिखने वाला हूँ मैं। तो रिटर्न को कुछ चाहिए था अपने सामने, और मैं गलती ये कर रहा था कि उसके सामने कुछ लिख नहीं रहा था मैं। ये तो अभी एक आइडियल आइडियल आपको मैं बताऊं, हमारी वो जो है ना पोजीशन ये होगी कि जब एक ही H1 आ रहा है बाहर, तो फ्रैगमेंट की भी क्या जरूरत है, इसको भी हटा देते हैं। फ्रैगमेंट तो इससे लगाया था ताकि मल्टीपल बिल्कुल HTML बिल्कुल, एलिमेंट जी हैं, जी इसको ऊपर जी, वाली लाइन में। बिल्कुल। चलें चलें, अब यहाँ पर इस जगह पर आपने ये बना लिया एक अब वापस आ जाते हैं, जो हम पढ़ रहे थे ना वहाँ वापस आ जाते हैं। आपने बनाया ये फंक्शन, और ये आपका दूसरा फंक्शन है। इस फंक्शन को आप चला रहे हैं, इस फंक्शन को आप चला रहे हैं इस फंक्शन के अंदर।
आपको सबसे पहले प्रॉब्लम जो दिखेगी वो इस चीज में दिखेगी कि ये जो ताहा लिखा हुआ है, जो फंक्शन को चलाया है हमने, वो चलाने का तरीका ही अलग है। पहले कैसे चला रहे थे? पहले ऐसे नहीं चला रहे थे। पहले कैसे चला रहे थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। ऐसे सर लिखकर राउंड ब्रैकेट्स में। ऐसे चला रहे थे। तो ऐसे चलाना और ऐसे चलाना, ये दोनों डिफरेंट हो गया। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया कि भाई ये फंक्शन नहीं है, ये उसका कजन है। हम्म, ये फंक्शन नहीं है, ये उसका कजन है, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। वो फंक्शन था जो ऐसे चलता था, वो फंक्शन था जो शरीफ था। ये शरीफ नहीं है, ये ऐसे चलता है। सर जी। सर इसे फ्रैगमेंट के अंदर ही क्यों चलाया है, बाहर नहीं चला सकते थे? नहीं, ये फ्रैगमेंट के बाहर ये एक टैग की तरह चल रहा है। देखें, JSX एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ये एक। तो बाबा ये एलिमेंट, क्यों लिखा है JSX डॉट एलिमेंट? भाई पहले डाटा भी नहीं टाइप्स तो, लिखा टाइप है। स्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं, डाटा टाइप्स तो डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो मेरे लिए वो खुद लिख देगा ये। इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, ना भी मेरे लिए वो खुद भी लिख देगा। लेकिन आप ये कीजिएगा कि अगर मुश्किल ना हो तो आप इसको याद भी करते रहें साथ में। वरना एटलीस्ट आप खोल के देखें ज़रूर कि इसका डाटा टाइप जो है वो ये क्या बना रहा है। ये JSX एलिमेंट बना रहा है। बहुत सारे डाटा टाइप अलग अलग बनाते रहता है ये। तो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग डाटा टाइप्स आपको देखने मिलेंगी यहाँ पर। तो ये लिख दें तो आपको ये होगा कि शायद याद याद करने में थोड़ी आसानी हो कि हाँ, कुछ JSX एलिमेंट भी कोई चीज़ होती है जो रिटर्न हम कर रहे हैं। ये एक्चुअल में जो एलिमेंट है ये एक JSX एलिमेंट है। खैर, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मिटा दें, कोई मसले की बात नहीं है, आसान रखते हैं। आसान रखते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, और ये बेसिकली एक फंक्शन है भी नहीं, ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट कौन होता है? फंक्शन का कजन होता है। फंक्शन को चलाने का तरीका अलग था, कंपोनेंट को चलाने का तरीका अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कंपोनेंट चलता ही ऐसी है। ये फंक्शन थोड़ी है, ये उसका कजन है। आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये ठीक फंक्शन है, क्लियर। कंपोनेंट बना, कंपोनेंट चला। क्लियर हो गई? जी। जी सर। सिंपल दैट, जो पहला कजन था उसके पास 1 to 5 थी, जो छोटा कजन इसके पास 70 एलिमेंट थी। समझने के लिए ऐसा ही है ना पापा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब मैं इसको सिर्फ आखिरी दफा आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये लिखा पहले भी हमें नजर आ रहा था, आई एम होम पेज। लेकिन यहाँ पर हमने एक तरह के कंपोनेंट को चलाया है, और उस कंपोनेंट के अंदर लिखा है माय नेम इज ताहा। याद रखिएगा, माय नेम इज ताहा कंपोनेंट, ताहा कंपोनेंट के अंदर लिखा है। चलाया हमने इसको यहाँ पर है। अब हम इसको देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ नजर आया आपको? हेलो? जी सर। जी माइनस सर। जी इसमें सर दोनों चल रहा फंक्शन है। चले। एक तो चला, उसने अपने अंदर दूसरे कुछ भी चला दिया, और जब दूसरा वाला जी चला सर। तो उसके अंदर की चीज नजर आ गई। चलें, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई तो हम फिर एक स्टेप आगे भी चलेंगे। कंपोनेंट तो हमने कर यस लिया। सर, समझ आती है। अच्छा, अब ये बात सर आपको समझ, फ्रैगमेंट के अंदर ही हमेशा इसे कॉल करेंगे दूसरे फंक्शन को। अगर फ्रैगमेंट एक आप कह रही हैं? फ्रैगमेंट इसको, ये जो एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं, या ये वाला फ्रैगमेंट, इसको आप कह रही हैं? कंफ्यूजन है क्या आपकी? पहले मुझे ये बताएं। हेलो? अच्छा था भाई, इसको हम कॉल कराना ही कहेंगे ना आसान उर्दू में? आप अब देखें, अब यहाँ पर बात ये है कि आपने एक फंक्शन चला दिया, दूसरा फंक्शन भी चला दिया, और ये जो फंक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ, अब इसको हम फंक्शन बोलना बंद करेंगे, और अब हम इसको कंपोनेंट बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं कंपोनेंट बोलता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन अब हमें पता है कि जो ये हमारा ये वाला फंक्शन है, ये एक्चुअल में फंक्शन है भी नहीं, ये उसका दूर का कज़न है।
जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो कंपोनेंट के अपने ही नखरे हैं, और वो ये हैं कि क्या क्या है। पास्कल के इसमें नाम होगा, रिटर्न करेगा HTML एलिमेंट को, और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी हमें करना होगा। तो देखें, मुझे आपको यहाँ तक सिर्फ ये समझाना था कि कंपोनेंट क्या होता है। ये कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। अब हम इसको वापस टाइप स्क्रिप्ट की नज़र से अगर देखें, तो हम चलते हैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट वाले VS कोड में। यहाँ पर देखें, मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो वाला, हेलो वाला, और जो कि रिटर्न करता है कुछ। तो मैं रिटर्न को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। हेलो चलता है, ये फंक्शन है हेलो वाला, ये चलता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक फंक्शन है जो कि चलता है। मैं अभी अपने टाइप स्क्रिप्ट वाले VS कोड में आ गया। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई console डॉट लॉग करना है, console डॉट लॉग करना है किसको, बैकटिक के अंदर, बल्कि बैकटिक को भी छोड़ें, डायरेक्ट लिख देते हैं। console डॉट लॉग करना है मेरे माय नेम वाले पैरामीटर को। अब माय नेम वाला पैरामीटर है ही नहीं, तो नहीं है तो बना लेते हैं ना। यहाँ पर बनाने में हमें कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर डाटा टाइप लिख देंगे स्ट्रिंग। console डॉट लॉग करेगा माय नेम को। अब ये एरर क्यों दे रहा है, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ ताहा। अब मुझे ये बताएं, क्या इस फंक्शन में कोई मसला है? ये मुझे चला कर देगा, ये ताहा दिखाएगा कंसोल में या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। आएगा। दिखाएगा ये। तो फंक्शन के जो ये वाली चीज़ है ना, बाहर से कुछ भेजना, कैसे भेजते हैं हम? आर्ग्यूमेंट के तौर पे। रिसीव कैसे करते हैं फंक्शन के अंदर? पैरामीटर के तौर पे। और उसको हम यूज़ भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट को भेजते हैं, पैरामीटर में रिसीव करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखें, सेंड किया, यहाँ पर सेंड किया, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिसीव किया, और यहाँ पर मैं लिखूँ, ये क्या दे दिया इसने, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि यूज़ किया। है ना, यही कर रहे हैं ना, सेंड किया, रिसीव किया, यूज़ किया। अब इसके सामने लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से भेजते हैं हम, रिसीव करते हैं पैरामीटर से। और यूज़ कैसे करते हैं? यूज़ करने का तो बस वो है कि जैसे भी यूज़ कर ले, है ना, कॉल करा के। चलो हाँ, ये कॉल करके हम यूज़ कर लेते हैं उसको। ये जो है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है अपने टाइप स्क्रिप्ट वाले VS कोड में, यहाँ से मैं इन चीज़ों को कॉपी करता हूँ, और मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट JS के अंदर। यहाँ कहीं पर जगह बनाकर, यहाँ नीचे, नीचे लिखूँ, ऊपर, यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, ये जगह बनी हुई है, यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? सेंड किया, रिसीव किया, यूज़ किया। कौन सा कॉन्सेप्ट है? टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। अब खानदान देखें एक ही है, तो असर तो आएगा। तो ये फंक्शन जो है, मतलब जो कंपोनेंट है, जो उसका कज़न है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी। आर्ग्यूमेंट भी है, पैरामीटर भी है, उसको यूज़ भी कर सकते हैं आप समझ पा रहे हैं सलमान भाई? जी सर जी। तो सेंड करना, रिसीव करना, यूज़ करना, ये कैसे होगा ये हम देखते हैं। सेंड करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट देते कैसे हैं भाई? देखें, पैरामीटर को पहले देखते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को देखकर फिर आपको डर लगेगा। तो पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है भाई, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरामीटर। इसके ना थोड़े से चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर जो पैरामीटर बनता है ना, वो होता है प्रॉप्स के नाम से। ये नाम बहुत कॉमन है, आप देखेंगे हमेशा प्रॉप्स के नाम से बनता है। प्रॉप्स की डाटा मतलब टाइप, पैरामीटर को हम यहाँ पे प्रॉप्स कह रहे हैं। हाँ, जो हमारा वाला पैरामीटर था,
वो तो किसी भी नाम से दे देते थे। यहाँ पर जो हमने पैरामीटर बनाया है ये हमारा प्रॉप्स के नाम से, ये हमारा जो पैरामीटर है ये प्रॉप्स के नाम से ही बनेगा। और इसकी डाटा तो टाइप, इसको इसको हम ताबे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वो लिखा हुआ होता है एक जुमला, बार्टर एट फिक्स प्राइस, ये हमेशा ये फिक्स रहेगा प्रॉप्स। हाँ हाँ ये फिक्स रहेगा। आप यूं ही समझें कि प्रॉप्स जो है वो यहाँ पर प्रॉप्स ही लिखेंगे। उसके बाद पैरामीटर डन, पैरामीटर हमारा हो गया डन। अब आर्ग्यूमेंट की बारी। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें? तो आर्ग्यूमेंट जो है कॉल जहाँ पर कराते हैं वहीं तो पास करते हैं, तो यहाँ पर कॉल कराया हमने। अब इसको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देते हैं, कोई भी वेरिएबल। तो जैसे कि मैं इसको दूंगा नेम, नेम का वेरिएबल। अब इस नेम के वेरिएबल को मैं कहता हूँ कि भाई, अच्छा ये आर्ग्यूमेंट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। लिख हम आर्ग्यूमेंट ही रहे हैं, लिखने का तरीका यही तो मसला है ना, तरीके ही चेंज हो गए। तो अभी हमें डरना नहीं है, देखना है। तो एक वेरिएबल लिखा नेम, और नेम के बाद इक्वल का साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब ये जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा ताहा। ये जो मैंने किया है ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया, ये मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर लिया, आर्ग्यूमेंट भी डन। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये कंपोनेंट को कॉल कराया, आर्ग्यूमेंट पास किया। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जाएगा हमारे पैरामीटर के पास। आपको समझ आती है ये बात? ऐसा ही होता है ना? जी जी, पैरामीटर का मतलब प्रॉप्स के पास आ गया, वो रिसीव करेगा, हाँ प्रॉप्स के पास आ गया, वो रिसीव हम उसको करेगा। यूज करेंगे। अब रह गई क्या यूज करने वाली चीज। अब यहाँ पर इस जगह पर ताहा जो लिखा हुआ है वो मिटा देते हैं, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे प्रॉप्स। अब जो मैंने प्रॉप्स लिख दिया तो ये मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट अपने इस पैरामीटर को पास करते हैं तो ये जो पैरामीटर है ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट रखता है। ये बेसिकली पैरामीटर जो है प्रॉप्स, ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। और जो आप यहाँ से लिखते हैं ना ऐसे करके, तो ये जो नेम है ना ये नेम बेसिकली जाकर इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी नेम, और नेम के बाद कॉलन लिखा होगा, उसके बाद होगा था। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। जी 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 जी। तो जी सर। प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर क्या रखता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। और ये प्रॉपर्टी वैल्यू कहाँ से आई? हमने ही तो भेजा है। यहाँ पर देखें नेम था, मुझे पता है मुश्किल है लेकिन समझ आ रहे, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन समझ भी आ रहा है। तो दोबारा से देखते हैं। कुछ नहीं कराया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को एक h1 लिखा, माय नेम इज, और आगे जो भी हमने किया है उसको अभी हम नहीं देखेंगे, उसको मत देखिएगा। हमने h1 लिखा एक इस फंक्शन के अंदर, इसको हमने चला दिया। अब जब हमने इसको चला दिया तो ये चलेगा, और ये चला भी है, हमने देखा है। अब क्योंकि ये फंक्शन था तो हमने बोला कि
यूज़ करें तो पूरा यूज़ करें। हमने बोला कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर वाले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शन की, वो इसके अंदर देखते हैं कि कैसे होगा। तो वो उसके लिए हमने लगा दिया एक पैरामीटर। अब जब पैरामीटर लगा दिया तो आर्ग्यूमेंट भी पास करना है। तो मैं आया यहाँ पर और मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मसला ये था कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। हमने पहले ऐसे कभी देखा नहीं है, पहली पहली दफ़ा देखा है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को भी मानते हुए चल रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें ही अजीब हैं, क्योंकि कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं, फंक्शन फंक्शन नहीं है, कंपोनेंट है, कॉल कराने का तरीका अलग है, तो इसका भी अलग है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट है, ऐसे ही पास करते हैं यहाँ पर। तो आर्ग्यूमेंट को हमने भेज दिया पैरामीटर में। अब इस पैरामीटर को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैंने यूज़ करने से पहले आपको एक बात बताई कि ये जो प्रॉप्स है ना, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और जो ये आप यहाँ से भेजते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है जाके इस ऑब्जेक्ट की। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना प्रॉप्स डॉट नेम, आप याद रखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा नाम ताहा अहमद कर देता हूँ। तो इसको देखते हैं कि क्या हुआ। देखें कुछ नज़र आया आपको? नज़र तो आया, समझ में कुछ आया आपको? थोड़ा थोड़ा। यस सर, समझ तो आ रहा है सर। यस सर, थोड़ा उसकी थोड़ा Recall प्रॉपर्टी हो का रहा है नाम सारी चेंज कर चीजें। दिया। तो भी आ रहा है। नहीं, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और डाल देते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि लास्ट नेम कह देता हूँ, लास्ट नेम। और लास्ट नेम जो है वो है सही। अब जो है इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ताहा अहमद तो आ गया, तो यहाँ पर मैं कहूँगा एक स्पेस देकर यहाँ पर मैं प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम, एल स्मॉल है, लास्ट नेम, ठीक है। तो दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट दोनों को रेंडर यहाँ पर दिखा रहा है, यूज़ कर रहे हैं हम इसे। देखते हैं ये हमें दिखाता है भी कि नहीं दिखाता। तो यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आ गया ना यहाँ पर। अभी क्लियर ये बात हो गई ना कि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है जी ये सर। इनको प्रॉपर्टीज की तरह ले लेता है अपने अंदर। तो उसको भी पर पैरामीटर को भी बताना पड़ेगा प्रॉप्स कि भाई लास्ट नेम भी दिया है हमने। ऐसा नहीं है कि हमने एक दफा प्रॉप्स डॉट नेम लिख दिया तो वो दोनों जो है वो प्रॉपर्टी को कैच रिसीव कर लेगा। कॉमा पैरामीटर लगाकर, जो हमने दिया कॉमा है तो लगाकर आई थिंक, मुझे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। यहाँ से अगर मैं इसको काट दूं और कॉमा सर आप लगाकर यहाँ करके पर, देखिए। नहीं यहाँ नहीं कर सकते। इस तरह क्या कह रहे हैं कि JS6 एक्सप्रेशन में नॉट हैव द कॉमा ऑपरेटर, डिड यू मीन राइट एन एरे? हाँ, वो इस तरह नहीं कर सकते, अलग अलग वरना आपको। सर इजी हो जाता अगर कॉमे से होता। जी, तो हम्म। ये मुझे ज़्यादा आसान लगा कि एक कर्ली ब्रैकेट में आपने पूरा एक प्रॉपर्टी लिख दी, दूसरी कर्ली ब्रैकेट में दूसरी प्रॉपर्टी लिख दी। अब मैं आपको इसके बीच में कॉमा नहीं लगाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है ये अपने अंदर एक पैरामीटर रखता है जिसका नाम है प्रॉप्स, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज हमने एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भेजी है, नेम और लास्ट नेम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम? सिंपल नेम लिखना चाहता हूँ मैं, सिंपल लास्ट नेम लिखना चाहता हूँ मैं। क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ मैं? क्योंकि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है,
और वो ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करते ही ऐसे हैं, प्रॉप्स डॉट नेम करके। तो मुझे अगर इससे जान छुड़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए डी स्ट्रक्चरिंग को समझना पड़ेगा। डी स्ट्रक्चरिंग के लिए हम जाते हैं अपने वीएस कोड में, टाइप स्क्रिप्ट वाले। यहाँ पर मिटा देते हैं सब कुछ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, और ओ बी जे इज इक्वल टू नेम। नेम जो है वो कहा है, कॉमा लगाकर एज, एज जो है वो 28। अब सही है, ये एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। मुझे भी पता है ये ऑब्जेक्ट है, आपको भी पता है। अगर मुझे नेम को देखना है तो मैं इस तरह देखता हूँ, और अगर मुझे एज को देखना है तो मैं किस तरह देखता हूँ? इस तरह देखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इस तरह लिखूं, मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल रहे, सिर्फ नेम लिखूं, सिर्फ एज लिखूं। तो ये मैं डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। डी स्ट्रक्चर करने के लिए मुझे यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर मुझे लिखना है कॉन्स्ट, या लेट, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कॉन्स्ट लिखें तो बेहतर है, कॉन्स्ट। और यहाँ पर मैं लिखूंगा, हाँ तो देखें, डी स्ट्रक्चरिंग में ऐसा है कि जो आप चाहते हैं कि आप ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट एज करके ना लिखें, तो डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं हम इसे। डी स्ट्रक्चर करना मतलब तोड़ना, डी स्ट्रक्चर कर देना, तोड़ देना। तो कैसे मैं डी स्ट्रक्चर करता हूँ? मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल, और इक्वल के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ ओ बी जे। इससे पहले यहाँ पर, अब क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, और कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा कि भाई मुझे नेम को बाहर निकालना है और मुझे एज को बाहर निकालना है। अच्छा, ये नेम आई थिंक इसको मुझे करना चाहिए माय नेम। नेम रिजर्व होता है ना इसके अंदर, तभी वो करने नहीं देता। माय नेम कर देते हैं, चलो। माय नेम को मुझे बाहर निकालना है ऑब्जेक्ट में से, और एज को बाहर निकालना है ऑब्जेक्ट में से। इस पॉइंट से पहले तक, 10 नंबर लाइन से पहले यहाँ तक हम क्या कर रहे थे? हम लिख रहे थे ऐसे ओ बी जे डॉट माई नेम। इस पॉइंट के बाद, डी स्ट्रक्चर करने के बाद, सिंपल माई नेम भी लिखूंगा ना, तभी काम चल जाएगा। आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना हो, तो मैं इसको आपको चला कर दिखा भी सकता हूँ। इसको कंसोल करा देता हूँ, माई नेम को देखें, और कोई कंसोल कहीं भी नहीं है, एक ही कंसोल है ये वाला। तो इसको क्या है इसका नाम? टी एस सी, यहाँ पर लिखा है मेन डॉट टी एस। मेन डॉट जेएस, तो मेन डॉट जेएस को मैं कहूँगा कि चला कर दे, तो ये मुझे क्या दिखा रहे हैं? देखें, ये मुझे मेरा नाम दिखा रहा है, और मैंने कंसोल किसको किया? माय नेम को। क्या मैंने ओबीजे डॉट नेम लिखा? नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर एज लिख दूं तो क्या मुझे वो डायरेक्ट दिखाएगा? मेरा माइक बंद है क्या? आप लोग जवाब नहीं दे रहे। नहीं नहीं, एज दिखाना चाहिए ना नहीं सर, डायरेक्ट। आवाज आ यस रही अगर है। डी सर स्ट्रक्चर दिखाएगा। कर सर दिखाएगा 28। ई। देखिए, मैं इसे कंपाइल करता हूँ और अभी देखते हैं। देखें, एज दिखा रहा है, तो मुझे ओबीजे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। चलें, ये रीस्ट्रक्चरिंग हम देखते हैं अपने नेक्स्ट डेज में कि यहाँ पर क्या चल रहा है इसका। क्योंकि हमें पता है कि प्रॉप्स एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो इनको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं रीस्ट्रक्चर करके अगर मैं लिख दूँ कि मेरे नेम को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, और इस नेम को मैं एनी टाइप की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या मैं नेम को यूज़ कर सकता हूँ ऐसे? देखते हैं, नेम क्या था? ताहा अहमद। देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। मुझे प्रॉप्स डॉट नेम लिखने की ज़रूरत पड़ी? नो सर। डी स्ट्रक्चर हो गया, नेम डायरेक्ट आ रहे हैं। सर ये कर्ली ब्रैकेट से समझ जाएगा कि ये डी स्ट्रक्चर होकर आया है।
एग्जैक्टली। ठीक है। और सर ये जैसे हम प्रॉप्स की जगह पे जो है हमने जो हमने पहले हम सब प्रॉप्स तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पास किया है और उसको डीस्ट्रक्चर किया है तो इसीलिए हमने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया। जी हाँ, प्रॉप्स ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता। उसके अंदर ठीक कुछ है सर। चीज़ें पहले से होती हैं, जैसे कि चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हम अभी पढ़ लेंगे एक दो दिन में। तो ठीक। अभी फिलहाल ये था कि मुझे ये पता था प्रॉप्स डॉट नेम लिखो तब वो दिखा देता है ताहा अहमद, लेकिन रीस्ट्रक्चर करके हाँ। सिर्फ नेम लिख दो तब भी दिखा देता है। तो ये वाली कहानी मुझे समझ में आ गई। बाकी ये है कि क्या मैं इसमें कॉमा लगाकर लास्ट नेम भी लिख सकता हूँ, और क्या मैं इस लास्ट नेम को यहाँ पर यूज़ भी कर सकता हूँ, और क्या ये मुझे दिखाएगा यहाँ पर? रिफ्रेश करूँ अगर मैं तो बिल्कुल दिखा रहे हैं। आपको डी स्ट्रक्चरिंग समझ में आई? जी सर बिल्कुल। अब सर सर, अगर हम नहीं करना चाहें ना, अगर प्रॉप्स नहीं लिखना चाहें तो फिर हम ये काम करेंगे। जी, और अदरवाइज ज़्यादातर तो ज़्यादातर यही दिखेगा आपको, डी स्ट्रक्चर हुआ हुआ दिखेगा। तो आप उससे परेशान मत होइएगा कि ये पता नहीं क्या लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। नहीं सर, समझ आ गया। सर डी स्ट्रक्चर आखिर हुआ हुआ क्यों मिलेगा, क्या वजह? हम सर डायरेक्ट प्रॉप्स लिखकर और प्रॉप्स डॉट नेम भी तो कर सकते हैं सर। वो भी हाँ आसान है क्योंकि वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जी जी जी, प्रॉप्स डॉट नेम कर लें, उससे कोई मसला एग्जैक्टली नहीं ये है। बोल प्रॉप्स डॉट नेम भी कर सकते हैं, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। पहले हमने वही तो किया, उससे एरर थोड़ी आया है कोई। जी जी बिल्कुल। हम कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल, आप जिस चीज़ में आप वो करें। ये चीज़ें नहीं है तो हमें मतलब अपने और आए भी हम टाइप स्क्रिप्ट से हैं, तो हम अपने आप को जिसमें कन्वीनियंट जो हमें होगा हम वो करेंगे। तो आप वैसे करके करें, लेकिन डी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कभी ऐसे दिखे तो आप ये ना बोलें कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है सर ठीक। अब सबसे लास्ट काम जो हमें ये करना है, हमें ये करना है कि ये जो चीज़ है, ये इसको हम सबसे आखिरी चीज़ है जो कि हमें समझनी है, वो ये है कि आप जो कंपोनेंट्स है ना, वो एक ही टी एस एक्स की जो फाइल है आपकी, जो टी एस एक्स एक्सटेंशन वाली फाइल है, उसके अंदर आप बना सकते हैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट, लेकिन आप बनाते नहीं हैं। आप कंपोनेंट को इस तरह नहीं बनाते जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया है। तो कैसे बनाते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, और जब हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा हमें देता है। एसआरसी के अंदर उसने ऐप का फोल्डर रखा, ऐप के अंदर ये रखा वो रखा, सब अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। फॉन्ट को डायरेक्ट बाहर रख सकता था ना ये, लेकिन इसने फॉन्ट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर फॉन्ट रखा। ये तमाम चीज़ें बाहर नहीं फैला दी इसने, फोल्डर बना के फोल्डर के अंदर रखा है। तो कंपोनेंट्स को हम इस तरह नहीं बनाते, कंपोनेंट्स को हम थोड़ी इज्जत देते हैं, और उसकी इज्जत का ये लेवल है। अभी तो हमने टेलविंड सीएसएस देखा नहीं है, लेकिन टेलविंड की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊं खोल के, तो यहाँ पर देखें एसआरसी के अंदर ये बोलता है कि कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर भी बहुत सारी टी एस एक्स टी एस जे एस की फाइल होगी, सब में टेलविंड अप्लाई कर दो। एसआरसी के अंदर पेजेस का भी तो फोल्डर है नहीं, जब बनेगा तो ये कह रहा है उसके अंदर भी अप्लाई कर दो। एसआरसी के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बनेगा, उसमें भी अप्लाई कर देना। एसआरसी के अंदर ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर भी अप्लाई कर दो। और सिर्फ किस में? जिसकी एक्सटेंशन फाइल की जेएस हो, टीएस हो, जेएसएक्स हो, टीएसएक्स हो, एमडीएक्स हो, ये। तो टेलविंड खुद अपने इसको बनाकर बैठा है कि कंपोनेंट ऐसे नहीं बनते। कंपोनेंट कैसे बनते हैं थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा, फिर भी हम स्केच करके समझ लेते हैं। देखें, एक है हमारे पास जिसको हम सारी जिंदगी देखेंगे, एसआरसी का फोल्डर, उसके अंदर दो फोल्डर हैं। एक फोल्डर आपका है कंपोनेंट का, और दूसरा जो फोल्डर है वो है आपका ऐप का।
तो कंपोनेंट का फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बनाना पड़ेगा, और बहुत ही इज्जत अफजाई के साथ हम इस कंपोनेंट को उठा के उसकी जगह पर शिफ्ट कर देंगे जहाँ उसको होना चाहिए। तो बनाते हैं। कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत ना हो जाए मुझसे, इसलिए मैं जाके यहाँ से स्पेलिंग कॉपी कर लूंगा टेलविंड के अंदर से। क्या पता मैंने सी बड़ा लिख दिया, एस नहीं लगाया, कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नाम। बंद करते हैं इसको। एसआरसी के ऊपर आकर बहुत ध्यान से, ऐप के ऊपर ऐसे स्लिप होके यहाँ नहीं चले जाइएगा, ऐप के ऊपर एसआरसी के ऊपर आकर ध्यान से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर ले लें, यहाँ पर पेस्ट कर दें कंपोनेंट्स। अब देखें, अगर मैं सारी फाइलें बंद कर दूं तो एसआरसी को मैं ओपन करूं, तो एसआरसी के अंदर आपको क्या दिखता है? एक ऐप का फोल्डर, एक कंपोनेंट का फोल्डर। देखें, यही तो बोला था मैंने यहाँ पर, एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर होगा और एक ऐप का फोल्डर होगा। ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं वहाँ पर, अभी आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, और कंपोनेंट अभी खाली है हमारा। तो कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको ताहा दिख रहा है, तो इस ताहा के नाम से हम, ये इसको बोलें आप या इसको बोलें एक ही बात है, इसके नाम से एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर ताहा को कॉपी करते हैं, कंपोनेंट के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल लेते हैं, और यहाँ पर हम ताहा डॉट टी एस एक्स को बना देते हैं। टी एस एक्स मतलब एक ऐसी एक्सटेंशन जो कंपोनेंट रखती है। कंपोनेंट तो हमने पढ़ लिया कि फंक्शन का दूर का कज़न नहीं है। तो अब ये खाली है, अभी लाते हैं वहां से शिफ्ट कर करके लाते हैं, दोनों साइडों पे खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये खाली वाला आ गया, यहाँ पर, यहाँ से उठाना है, इधर भेजना है। ये पूरा उठाते हैं, एक ही करके ला रहे, सारे एक साथ कॉपी करके नहीं ला एक ही उठा रहे? लेते हैं Sure. पूरा। देखें यहाँ पे ये उठा लेते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ताहा वाला कंपोनेंट आ गया इसके अंदर, आ गया ना? नहीं था भाई, सारा एक साथ कॉपी क्यों नहीं करा? सारा एक साथ क्यों करूंगा सलमान भाई, ये अलग कंपोनेंट है। पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल का ये कंपोनेंट है, इसमें मैंने ज़बरदस्ती एक कंपोनेंट बना दिया था, उसको अभी मैंने अपनी उसकी सेपरेट जगह दे दी है यहाँ पर। कैसे दी? एसआरसी के अंदर कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर रखा है मैंने उस कंपोनेंट को। शुक्र है पहले आपको कंपोनेंट पढ़ाने से पहले मैंने ये नहीं बताया, वरना और कंफ्यूजन बढ़ जाती। नहीं नहीं, मैं पता नहीं क्यों, मैं एक ही फाइल में हमने दो काम करे ना, दो मतलब हमने कंपोनेंट बनाए, जिसको हम पहले बोल लेते फंक्शन, जिसको आपने बोलने को मना करा, अपनी फंक्शन बोल। तो हम दोनों को, जैसे आपने अभी इसको कट पेस्ट करा, इसको भी क्यों नहीं कर रहे? मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। इसको होम वाले को, जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखें एक ऐसा इसकी क्या कंपोनेंट वजह? है, पेज डॉट टी एस एक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके पेजेस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कोई आम कंपोनेंट नहीं है पेज डॉट टी एस एक्स, ये आपके वेब पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जो वेब पेज, अभी तो एरर आ रहा है, इससे पहले जो लिखा नजर आ रहा था वो आपके वेब पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? पेज डॉट टी एस एक्स। इसमें जो आप चलाते जाएंगे वहाँ आपको दिखते जाएगा। वो समझ आपने आ? बताया था कि सारे पेज पे अप्लाई होगा। जी, सारे पेज पर अप्लाई होगा, मतलब जितने जो भी पेजेस पेज बनेंगे में हो। ना। नहीं, जी मैंने जी। ये नहीं बोला, मैंने बोला कि जितने पेजेस बनेंगे, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इन सब का अपना अपना पेज डॉट टीएसएक्स होगा ही होगा। इसका अपना होगा और इसका अपना होगा, हर पेज का पेज डॉट टीएसएक्स बनेगा। तो अभी हमारा जो होम पेज है उसका पेज डॉट टीएसएक्स ये है। समझ आई बात? एक ही हमारे पास पेज है, वेब पेज, और वो वेब पेज का जो पेज डॉट टीएसएक्स है वो ये है। तो ये स्पेशल टाइप का कंपोनेंट है, इसके अंदर हम वो नहीं करते, मतलब इसको हम कचरा नहीं करते, ये अपने हिसाब से ही रहता है। बाकी जो है वो कंपोनेंट की जगह अलग है। एसआरसी के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर होता है, कंपोनेंट के फोल्डर के अच्छा। अंदर आप कंपोनेंट्स रखते हैं।
अब क्योंकि लोकेशन जो है चेंज हो गई, लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसा हमने टाइप स्क्रिप्ट में पहले भी देखा है कि जब लोकेशंस चेंज हो जाती हैं तो यहाँ वाली जो एक फाइल दूसरी फाइल की चीज़ किसी दूसरी फाइल में अगर यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना। जी 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 जी। और वही रूल आपको रूल नंबर 2 में जो हमने पढ़ लिया था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, ये असल में उसी से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि कंपोनेंट्स आते हैं अपने दूर से, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर से आ रहे होते हैं और चल कहाँ पर रहा होता है, बहुत दूर से, एसआरसी के अंदर ऐप के फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भेजना पड़ता है, समझ आ रही है बात। आप मुझे कुछ कुछ जैसे पहले हमने बनाया ये कंपोनेंट ताहा का नाम का, फॉर एग्जांपल ताहा को लिख लेते हैं, ये पैराग्राफ का है, तो हम इस ताहा को पैराग्राफ कर देंगे और इस जगह हमने सारा पैराग्राफ का कंपोनेंट लिख दिया, कोड लिख दिया, और अब यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करा के पेज जो हमारा मेन वाला है होम का है उधर इंपोर्ट कराएंगे, कुछ ऐसा ही है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, एक मिनट रुकें। अब क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कर लिया है तो अब हमें करना सिर्फ ये है, अलग अलग फाइलों में भेज दिए मैंने इसको। ताहा वाला जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर है, वो है आपके एसआरसी में कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर है। और चलाना मैं इसको कहाँ चाह रहा हूँ, मैं इसको एसआरसी में ऐप के फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल है वहां पर चलाना चाह रहा हूँ, और चला भी दिया है मैंने। बस ये इसको ढूंढ नहीं पा रहा है, इसको ढूंढ पेज डॉट टीएसएक्स जो है वो असल में इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। इस वजह से वो मुझे एरर भी दे रहा है, ये कह रहा है कि ताहा इज नॉट डिफाइंड, ताहा इज नॉट डिफाइंड। तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ ताहा जो है वो किसी और फाइल में और किसी बहुत दूर के फोल्डर में रखा हुआ है। तो जो दूर वाला फोल्डर है वहां से एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर लाकर इंपोर्ट करता हूँ। तो अब देखें एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होगा। मैं फाइल ने अपनी थोड़ी यहाँ से इसको फंक्शन को भी थोड़ी सी जगह देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना तो हमें आता है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ जाता है, उसके बाद हम लिखते हैं अपने कंपोनेंट का नाम है। तो अभी मेरा ये एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद जो है अब मुझे यहाँ से तो भेज दिया, अब यहाँ बुलाना है। तो फंक्शन से पहले इस नहीं फाइल लिखिए को था क्या होता क्या, है, नीचे भी लिख देंगे कोई इशू नहीं है, फंक्शन से पहले लिखिए, नीचे लिख देंगे कोई इशू हाँ नहीं आएगा। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है ना मॉड्यूल में कि आप जी। इसको यहाँ लिख दें, फंक्शन से पहले लिख दें, एक ही बात है। तो अब यहाँ आ जाएं पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल में। इस फाइल के अंदर ये ताहा को मिसिंग यहाँ पर कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड ताहा वाला कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ठीक है कोई बात नहीं है, आपको इम्पोर्ट लिखना है अपने हाथ से तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही उठा लेता है। देखें ताहा के ऊपर मैं माउस लेकर जाऊँगा ना, तो क्विक फिक्स के अंदर जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये बोलेगा ऐड इम्पोर्ट फ्रॉम ये। अब इसको क्लिक कर दूंगा तो खुद ही लिख कर दे देगा, वरना मुझे लिखना पड़ता, इम्पोर्ट लिखता, मैं ताहा लिखता, फ्रॉम लिखता, एट द रेट लिखता, स्लैश लिखता, कंपोनेंट लिखता, ये सब लिखता, खुद ही दे दिया इसने। अब चला कर देखें। चलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ताहा वाला जो ये वाला कंपोनेंट है, ये एसआरसी के अंदर कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है ये कंपोनेंट। और पेज डॉट टीएसएक्स में मैं इसको चला रहा हूँ। पेज डॉट टीएसएक्स में क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि पेज डॉट टीएसएक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे वेब पेजेस को दिखाने में। और ये जो मेरा वेब पेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिना एरर के वो मुझे दिखा रहा है, माय नेम इज़ ताहा अहमद, और यहाँ पर आई एम होम पेज भी दिखा रहा है वो। अब ये यहाँ पर होता है आपका कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म तो नहीं, लेकिन क्लियर होता है यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं।